हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंतर्गत जो है निम्न टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। संविधान सभा की मांग किस किस व्यक्ति के द्वारा या किन किन संस्थानों के द्वारा जो है सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग की गई, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे हम लोग कि भाई चुनाव और परिणाम, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ उसके रिजल्ट क्या निकले, इसकी बात करेंगे। संविधान सभा की बैठकों को लेकर चर्चा की जाएगी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी लेकर डिस्कस करेंगे। और सबसे अंत में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में कि संविधान सभा में वे कैसे आए, है ना। इन तमाम तरह के टॉपिकों को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस बात को लेकर अवगत हैं कि भारत का संविधान जो है लिखित और निर्मित संविधान है। लिखित तथा निर्मित संविधान के लिए कुछ व्यक्तियों की जरूरत होती है जिसे संविधान सभा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की, ठीक है, कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा, संविधान सभा वह संस्था होती है जो किसी देश के संविधान के रचना के लिए स्थापित की जाती है, तो भारत में जो संविधान सभा बनी उसका काम था भारतीय संविधान की रचना करना, है ना। तो भारतीय संविधान की रचना के उद्देश्य से जो है संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो सबसे पहला, जैसे मैंने टॉपिक बताया, हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग को लेकर। संविधान सभा की मांग, तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि भारत में जो है संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार 1934 में M.N. राय ने दिया। सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो है संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले जो है M.N. राय जी ने दिया। इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। इनका पूरा नाम जो है क्या है, तो पूरा नाम है, यहां से मैं लिख देता हूं, मानवेंद्र नाथ राय। जन्म की बात की जाए 6 फरवरी 1886 को हुआ था और ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे। वामपंथी जो आंदोलन चल रहा था उसी के क्या थे, नेता थे। इन्होंने जो है भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना इन्होंने किया। उसके बाद से जो है मैक्सिको में साम्यवादी दल की भी स्थापना इन्होंने किया। साम्यवादी दल की स्थापना इन्होंने की। फिर जो है
इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुई, इंडिपेंडेंट इंडिया, 1937 में, 1937 में, याद रखिए। उसके बाद से जो है 1940 में इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की है। राजनीतिक दर्शन की बात करें तो ये नव मानववाद पर आधारित था, नव मानववाद पर आधारित था, और लेनिन ने इनको पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहा है। इनको तो एम.एन. राय को, मानवेंद्र नाथ राय को जो है पूर्वी क्रांति का चिन्ह कहा है लेनिन। ठीक है, तो कुछ जो है ये एम.एन. राय के बारे में बातें थी। तो याद रखना है आपको कि सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एम.एन. राय के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद से जो है कांग्रेस के द्वारा भी आवाज उठाई जाती है, बातें उठाई जाती है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई ऑफिशियली रूप से। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है और कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना, और कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा, इन तमाम तरह के सवालों को आप कमेंट करेंगे यदि जानते होंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, 1935 ईस्वी में। फिर 1938 में जो है कांग्रेस के तरफ से ही, कांग्रेस के तरफ से जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण की घोषणा की गई, के निर्माण की घोषणा की गई किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 1938 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से जो है 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू के इस मांग को सैद्धांतिक रूप से जो है स्वीकार किया गया। भाई 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसी को जो है, इसे जो प्रस्ताव उन लोगों ने भेजा 1940 का अगस्त प्रस्ताव
के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको, जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 1940 में जो है ये स्वीकार किया कि हाँ, भारत में जो है संविधान सभा का गठन होना चाहिए। यानी 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है उसमें जो है स्वीकार किया गया। एक बात याद रखेंगे आप यहाँ पे कि 8 अगस्त 1940 को जो है लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ये आप लिख लेंगे, कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ये मानने को तैयार हुई, उसने स्वीकार किया कि ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन होगा। अब जो है घटना क्या घटती है कि इस समय मुख्य रूप से देखिए, उस समय मामला यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह से भारतीय जो है हमारा सहयोग करें इस युद्ध में। तो वे सहयोग मांग रहे थे और साथ ही जो है इसमें उन्होंने सांप्रदायिक जहर घोलने का प्रयास किया। अगस्त प्रस्ताव में मुसलमानों को जो है कुछ विशेष छूट देने का काम इसमें किया गया। तो कांग्रेस के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। मुस्लिम लीग को कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन सांप्रदायिक जहर घोले जा रहे थे, हिंदू मुसलमान को के बीच दूरियां बढ़ाई जा रही थी इस प्रस्ताव के द्वारा। तो कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया, कांग्रेस द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। बहुत सारे मुसलमानों को भी ये पसंद नहीं था, तो इसको अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि सांप्रदायिक जहर घुल रहा था, हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ रही थी और किसी तरह से इनका प्रयास था, अंग्रेजों का प्रयास था कि भारतीय जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता करें। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो है अगस्त प्रस्ताव को लाने का काम किया। फिर क्या हुआ कि 1942 में क्रिप्स मिशन स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ जो है भारत आया। भाई क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आता है और भाई संविधान सभा के निर्माण की ही बात की जाती है और एक प्रस्ताव उसमें रखा जाता है, कौन कौन से शर्त, कौन कौन सी बातें उसमें रहती है, इसको लेकर अभी लाइटली हम बात करेंगे। तो क्रिप्स मिशन आप याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन जो है भारत आया कब, 1942 में, और इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू करना था। यहां भी अंग्रेजों ने प्रयास किया कि ये जो है लड़ाई में हमारा साथ दें। अब इसमें हुआ क्या, यहां तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, उत्तर दिनांकित चेक उन्होंने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक है इसका दिनांक ही फेल हो गया, इसका डेट ही फेल हो गया। क्योंकि आप अवगत है कि 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन किया और उस समय जो है पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई। अब ये नहीं कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट कर दो, भाई हमें डोमिनियन नहीं रहना है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें फ्री कर दो एकदम कंप्लीटली। तो उसके बाद से आप अवगत हैं कि 1930 से जो है 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है पूर्ण स्वराज मनाया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता मनाया गया था और उस समय से प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता जो है 26 जनवरी को मनाई जा रही थी। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार तो हो गया,
लेकिन 26 जनवरी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी, इसीलिए इसको देखते हुए जो है लागू कब हुआ कंप्लीटली। वैसे तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था, बात करेंगे हम वहाँ पे हम जब पहुँचेंगे तो, लेकिन कंप्लीट रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिनांक था, एक ऐतिहासिक डेट था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया कि भाई ठीक है हम डोमिनियन स्टेट आपको बना देंगे, घोषित करेंगे। तो गांधी ने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, अब तो हमें डोमिनियन बनना नहीं, अब तो हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है ना, हम कंप्लीटली फ्री होना चाहते हैं। तो इसको भी जो है मुस्लिम लीग ने कहा भाई इसे जो है पहले लिख लेंगे यहाँ पे, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू करना था, है ना। तो लेकिन जो है मुस्लिम लीग भी इसको अस्वीकार कर देती है, कहती है अब उसकी मांग होती है कि नहीं, अब जो है भारत के टुकड़े होने चाहिए, एक जो भारत बने और दूसरा जो है हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए। तो भारत के टुकड़े की बात मुस्लिम लीग के द्वारा भी यहाँ पे स्वीकार कर दिया गया, और भारत की भी डिमांड थी कि हमें जो है अब हमें स्वायत्त नहीं बनना है, अब हमें क्या करना है, पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट हमें फ्री होना है, फ्रीडम की जरूरत है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है लागू करना था या अपनाया जाना था। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, है ना। इनकी मांग क्या थी, अब जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, हिस्सों में बांट दिया जाए। तो फिर जो है इसे भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और इंग्लैंड में जो है एटली के नेतृत्व में जो है वहां सरकार बनती है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, इसकी बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 26 जुलाई 1945 को इंग्लैंड में जो है क्लीमेंट इटली की सरकार बनी, और क्लीमेंट इटली ने जो है 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में भेजने का घोषणा किया। किसके लिए, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए, और जो उस समय ज्वलंत समस्याएं थी भारत में उसको जो है उस पर विचार विमर्श करने के लिए क्या किया उन्होंने कि 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई। ठीक है, अब जो कैबिनेट मिशन था इस पे ध्यान देंगे आप। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये कौन कौन लोग थे, नाम इनका पूछता है तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें। और ये जो तीनों जो लोग थे
ब्रिटेन की संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इसीलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया, कैबिनेट मिशन रखा गया। ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और जो है योजना का प्रकाशन इसने 16 मई 1946 को किया। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है, चूंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि भाई अब 2 स्वायत्त हिस्सों में भारत को बांट दिया जाए, तो 2 स्वायत्त हिस्से में बटेंगे तो 2 संविधान सभाएं बनेंगी, भारत की अलग और पाकिस्तान के लिए अलग, है ना। तो लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा 2 संविधान सभाओं के जो है निर्माण की मांग को ठुकरा दिया जाता है, लेकिन संविधान सभा में कुछ के निर्माण में कुछ ऐसे प्रावधान रखे जाते हैं जो काफी हद तक जो है मुस्लिम लीग को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद से कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर ही जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा के अब गठन की बात करेंगे। यहां आप एक चीज लिख लेंगे कि कैबिनेट मिशन द्वारा 2 संविधान सभाओं के मांग को ठुकरा दिया गया, है ना। तो लेकिन मुस्लिम लीग को जो है काफी हद तक इसने संतुष्ट भी किया अपने प्रस्ताव के द्वारा। 2 काम कैबिनेट मिशन का था, याद रखेंगे आप। एक तो था संविधान सभा का निर्माण, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन। ये ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का निर्माण, ये 2 काम थे। तो फिर हम बात करेंगे अब संविधान सभा के निर्माण को लेकर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। संविधान सभा का गठन, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, है ना। योजना की विशेषताएं निम्न थी। क्या क्या थी योजना की विशेषताएं, इसकी बात हम लोग करें। सबसे पहले संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, 389 सदस्य। अब किस आधार पे जो है 389 सदस्य निर्धारित किया गया, तो याद रखना है कि लगभग
लगभग जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया, है ना। फिर इसमें क्या हुआ कि इनका जो चुनाव होगा ना, ये सदस्यों का जो चुनाव होगा 389 सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानी जनता इनको डायरेक्ट वोट करके नहीं चुनेगी। इनको चुनने का काम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वे लोग इनको चुनने का काम करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके आधार पे कर, शिक्षा, है ना, संपत्ति को देखते हुए, कर, शिक्षा और संपत्ति को देखते हुए जो है वोट देने का अधिकार दिया गया था। लगभग 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और वही 10% लोग जो है विधानसभा के सदस्यों को चुने थे। अब वे विधानसभा के सदस्य जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, है ना, और जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पे क्या करेंगे कि जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई ना 389, इनका चुनाव करेंगे। इसमें से 2 खेमे बटे, एक तो ब्रिटिश प्रांत के जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना था, और दूसरा देसी रियासतों के आएंगे, अभी बांटूंगा इसको मैं, जिनको मनोनीत करना था, जिनका नामांकन होना था। तो उस याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, उसके आधार पे तो संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 जो है निर्धारित की गई, और इसमें प्रावधान रखा गया कि लगभग जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रहेगा। फिर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनको चुना जाएगा। यानी कौन चुनेंगे? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। फिर अगला बात आपको नोट में याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति एवं शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किया। लगभग 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। आज जो है ना वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट देने का अधिकार है। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, तब मिला हुआ है आपको। तो जो है ये याद रखना। एक चीज और पूछ लिया जाए आपको कि भारत के संविधान बनने से पहले जो है भारत में शासन किसके आधार पे होता था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे होता था। इससे पहले भी जो है बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे, जिसको हम लोग पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं। लेकिन तत्काल पहले की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे जो है शासन होता था। और भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान में दिखाई देता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये होना था। उसके बाद से जो है एकल संक्रमणीय मत एवं मत प्रणाली पातिकता या समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा बात करेंगे। इसको लेकर संक्षेप में बात करेंगे, डिटेल्स में अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनको चुनना था। किनको? संविधान सभा के सदस्यों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनना था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया और अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होना था। चुनाव 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जनता जब चुने तो डायरेक्ट होगा और जनता के प्रतिनिधि जब चुने तो इनडायरेक्ट होगा, है ना। तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होना था इन लोगों का। अब जो 389 सदस्य है ना, इसमें जो है याद रखना है आपको
कि 296 सीट 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें देसी रियासतों की थी। देसी रियासतों से यानी 93 सदस्य जो है देसी रियासतों के रहेंगे और 296 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश भारत के रहेंगे। और ब्रिटिश भारत में 2 खेमे बटे हुए थे, एक तो 11 गो प्रांत था और 4 कमिश्नरी। तो 11 प्रांतों से 292 और 4 कमिश्नरियों से 4 बराबर 296। प्रत्येक कमिश्नरी से 11 प्रांतों के नाम और 4 कमिश्नरियों के नाम जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत यानी जहां पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन था वहां से 296 सदस्य संविधान सभा में लेने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से लेने थे। लगभग 562 रियासतें थी उस समय, तो यहां से लेने थे। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 389 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये 296 जो सदस्य हैं इनका क्या होना है, तो इनका जो है निर्वाचन होना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। और इन देसी रियासतों के जो सदस्य हैं इनका क्या होना है, इनका मनोनयन होना है, इनको चुनना है, नामांकन के द्वारा इनको भेज देना है। तो इस प्रकार से इस दोनों चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं क्या कि जो संविधान सभा था ना, संविधान सभा आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत थी। नहीं भाई, कुछ लोग निर्वाचित होकर जाने थे और कुछ लोग मनोनीत होकर जाने थे, तो आंशिक निर्वाचित आंशिक मनोनीत कह सकते हैं। संविधान सभा की आलोचना भी बहुत सारे लोगों ने किया है, विद्वानों ने, तो वहां बात करेंगे तो हम और डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये था, ठीक है। तो ये रह गया। उसके बाद से क्या लाया गया, पहले इसको समझ ले हम लोग। एकल संक्रमणीय मत और प्रणाली क्या है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इस दो चीज को समझेंगे। उसके बाद से इसमें अगला जो है इसकी कौन सी विशेषता थी उसकी बात करेंगे, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संक्षेप में बात करेंगे, यहां सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको समझते हैं हम लोग ये क्या होता है, ठीक है। नोट में कहीं इसको नोट में लिख लेंगे आप, क्योंकि हम लोग तो विशेषता पढ़ रहे हैं ना योजना की। ये क्या है, इसको समझने से पहले आपको, जो हम लोग विधानसभा के चुनाव में विधायक को चुनते हैं या सांसद को चुनते हैं या अपने मुखिया या प्रधान को आप चुनते हैं, वहां पे जो प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है उसको समझिए। उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब होता है अधिक मत पाने वाला विजेता। अधिक मत पाने वाला विजेता होता है, बस इसमें। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है 1000 है और वहां जो है 5 प्रत्याशी हो गए, ए, बी, फिर सी, डी और ई। ये 5 प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। 1000 वहां की जनसंख्या है। अब जो है ए जो प्रत्याशी है उसको 150 वोट मिल गया, बी को 200 मिल गया, सी को जो है 250 मिल गया और डी को जो है 180 मिल गया, है ना। अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, ये 150 और 250, 3 1 400, तो 600, 780, फिर जो है 220 मिल गया ई को। तो 220, 180 ये आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 400, 650, 850 और फिर 9 10, 1000 वोट हो गया। अब यहाँ पे
सी को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मत किसको मिला हुआ है? सी को मिला हुआ है 250। तो 250 जिसको सबसे अधिक मिला, यही हो गया विजयी, विजेता। ये प्रत्याशी विजेता हो गया। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कस कीजिए आप कि 1000 वहां वोटर्स की संख्या है और वैसा व्यक्ति वहां का प्रधान है या मुखिया है या जिस चीज के लिए भी आप चुन रहे हैं वह है जिसको 250 मतदाताओं ने लाइक किया है, बाकी जो है 750 मतदाताओं ने डिसलाइक किया है। तो क्या यह उचित है? इसलिए भारत में मांग उठाई जा रही है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसमें समझदार लोगों का होना जरूरी है, वोटर्स का समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नहीं कई वोट उनको करने होते हैं, जितने प्रत्याशी हैं सबको वोट करने होते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है आम चुनावों में होता है, सांसद चुन रहे हो या विधायक चुन रहे हो या वार्ड चुन रहे हो या मुखिया चुन रहे हो, प्रधान चुन रहे हो, कोई भी चीज किसी को भी चुन रहे हो, है ना, तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अधिक मत पाने वाला जो है विजेता होता है। अब यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है इसको समझिए। इसमें जो है जो बहुमत को प्राप्त करता है वो विजेता होता है। तो बहुमत के लिए क्या है? 50% + 1, यानी 1000 यदि इसको ले लिया जाए तो 501 यदि मिलेगा तब जाके उसको जो है वो विजयी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी 4 प्रत्याशी, 4 5 कितना हो सकते हैं। अब प्रत्येक जो उसमें मतदाता है उस सभी प्रत्याशियों को उसको वोट करना होता है, लेकिन उसमें वो क्या देता है? प्रायोरिटी देता है, प्रायिकता की पहला वोट मेरा किसको जा रहा है। जैसे मान लीजिए ए को कहा बी, उसने बी को पहला दे दिया, ए को कहा दूसरा, इनको कह दिया सी को भाई, या डी को कहा तीसरा और सी को कह दिया चौथा, कि पहली प्राथमिकता मेरा बी को है कि बी को मेरा वोट जाएगा। यदि बी नहीं जीता, बी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो दूसरे केस में मेरा वोट ए को गिना जाएगा। यदि ए को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तब डी को गिना जाएगा। ये प्रावधान होता है। इसमें होता क्या है कि जिसका सबसे कम रहता है उसको लड़ाई से बाहर कर दिया जाता है, और जिसको सबसे कम है, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि सी वाले को जो है इसने 4 दिया हुआ है। तो मान लीजिए सी को, जैसे 4 प्रत्याशियों में सी को मात्र 10 वोट ही मिला है ना, अब 10 ही वोट उसको प्राप्त हुआ है। अब इस 10 वोट में क्या है कि 2 नंबर पे जो है, जैसे कि भाई 1 नंबर मिला हुआ है या जितना भी पोजीशन मिला हुआ है, तो 2 नंबर पे होगा ना कि भाई ये होगा। 1 नंबर पे जो है इसको 10 ही मिला, तो 2 नंबर पे किसी ना किसी को, ये तो लड़ाई से बाहर हो गया। तो 2 नंबर पे जैसे ए को 2 वोट मिल गया है इसका, बी को मिल गया है 3, सी को मिल गया है 4 और डी को मिल गया है 1। ये 10 वोट है इसके 2 नंबर पे। यानी यदि ये कह दिया गया कि सी नहीं जीतता है तो इनको इतना इतना वोट दे दिया जाए। अब क्या होगा, ये जो है 2 वोट इसका ए में काउंट हो जाएगा, यहां पे इसको लड़ाई से बाहर कर देंगे सी को, सी लड़ाई से बाहर हो गया, 2 वोट यहां पे काउंट होगा। बी के जगह पे जो है 3 वोट काउंट हो जाएगा, सी के जगह पे 4 वोट काउंट हो जाएगा। सी तो लड़ाई से बाहर ही हो गया, सॉरी ये तो हटा ही दीजिए इसको, ये 2 3 और 5 और इसको 5 मिल गया, और डी पे क्या होगा 5 हो गया, तो ये होगा। तो इस तरह से जो है इसमें ये काउंट हो जाएगा इसका जो वोट। अब फिर इसमें देखेंगे, एक तो गायब ही है, लड़ाई से खत्म ही हो गया ये। अब देखेंगे कि 3 में बहुमत किसने प्राप्त किया। यदि 3 में भी अभी तक कोई बहुमत नहीं प्राप्त किया है तो देखेंगे कि 3 में सबसे कम किसका है, सबसे कम वाले को छांट लेंगे, और फिर जो है देखेंगे कि उसमें उस भाई वो तो सबसे कम है, तो दूसरा वोट किसको चॉइस किया गया है कि भाई ये यदि नहीं जीतता है व्यक्ति तो इसको वोट किया जाए, फिर उसके खेमे में डाल दिया जाएगा। अब 2 ही लोगों के बीच जब लड़ाई होगी तो एक बहुमत को प्राप्त कर लेगा और वो विजयी हो जाएगा, है ना। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे कम जो वोट पाया है उसको लड़ाई से बाहर कर दी जाती है। फिर बाकी प्रत्याशियों में जो है वोट काउंट किया जाता है, फिर उसमें भी जो सबसे कम है, अभी तक कोई बहुमत प्राप्त नहीं किया, उसको भी लड़ाई से बाहर कर देंगे। और इसमें बहुत कम कंपटीटर होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अपने यहाँ जो है इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें वोटर का समझदार होना जरूरी है, क्योंकि उसमें सीरियल देना होता है, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है। फिर जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
इसमें जो है जनसंख्या के आधार पर, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों के वोट का वैल्यू किया जाता है, वोट का वैल्यू किया जाता है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव करना है और एक सांसद ऐसे हैं जो 1 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरे सांसद ऐसे हैं जो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरे सांसद के वोट का वैल्यू जो होगा पहले सांसद से अधिक होगा। तो ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इस आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, उनका चुनाव करना था। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष तरीके से होना था। ये प्रयोग कौन करते? तो जो विधानसभा के सदस्य वो करते, जनता जो है इस प्रणाली के द्वारा नहीं चुनती ना। और जनता ने भी इनको चुना था तो मात्र लगभग 10% जनता ने चुना था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके आधार पर हम डिस्कस कर चुके हैं। संपत्ति कर और शिक्षा को देखते हुए जो है लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। आज की तरह जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, वयस्क मताधिकार है, उस तरह के प्रावधान नहीं थे। ठीक, चलिए अगली विशेषता में लिख लेंगे कैबिनेट मिशन योजना की अगली विशेषता में इसको डाल लेंगे कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या को देखते हुए 3 प्रमुख लिया गया समुदाय। मुसलमान को लिया गया, सिख को लिया गया और जो है सामान्य में हिंदू और सभी आ गए। तो इनको जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। जनसंख्या को देखते हुए जो है सीटों का बंटवारा होना था प्रत्येक प्रांत में। ठीक, तो जिस हिसाब से तो ये हुआ। उसके बाद से जो है ये तो कैबिनेट मिशन योजना की विशेषताएं थी। अब जो है चुनाव हुआ और परिणाम भी निकले। चुनाव एवं परिणाम यानी संविधान सभा का चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद उसके परिणाम निकले, इसकी बात करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा इसमें संविधान सभा के लिए जो है, सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक है, तो कितने सीटों पर चुनाव होना था? मैंने बताया आपको 296 सीटों पर चुनाव हुआ जो ब्रिटिश भारत में था। 93 तो देशी रियासतों को दे दिया उतने सीट, है ना। तो 296 सीटों पर जो है क्या हुआ? चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में देखिए किसको कितना वोट मिलता है। कांग्रेस को, इसके परिणाम की हम बात कर रहे हैं। परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ? तो कांग्रेस को जो है 208 सीट प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग को 73 सीट, 73। जो निर्दलीय थे वे लोग जो है 8 सीट प्राप्त किए। और जो छोटी पार्टियां थी, क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टियां थी, है ना, कांग्रेस मुस्लिम लीग, तो छोटी पार्टियों को जो है 7 सीट मिला। यानी अन्य को पूछ दे तो 15 ये अन्य हो जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़कर इस सबको आप जोड़ देंगे तो 296 जो है ये हो जाएगा। तो ये जो है रिजल्ट निकला उसका 296। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि जो देसी रियासतें हैं ना, देसी रियासतों की 93 सीटें रिक्त रहीं। देसी रियासत जो है अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजे। फिर ये चीज चाहत में थे, चूंकि अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया था कि आप चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे, इस तरह की बात लोग पढ़े पिछले क्लासेज में। तो ये इसी फिराक में थे कि भाई हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे और हमारा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो है उनकी जो 93 सीटें थी वो क्या थी, रिक्त रही। बाद में जो है उनके भी प्रतिनिधि आए, जिसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है ना, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले। तो देसी रियासतों की जो है 93 सीटें क्या रही, रिक्त रही। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेना जरूरी है। एक बात और याद रखिएगा कि संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर सारी जो अच्छी हस्तियां थी सभी लोग शामिल थे, मात्र ये 2 लोग नहीं थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष हुआ नहीं, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का काम किए। वयस्क मताधिकार नहीं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कहा था कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना है, ऐसा घोषणा उन्होंने किया, लेकिन वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद वयस्क मताधिकार नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, फिर भी जो है संविधान सभा में लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा। ये सभी वर्गों के लोग लगभग रहे, दलित हो, पिछड़े हो, है ना, या इसकी बात करें कांग्रेस या जो भी है, महिला हो या जो भी क्लासेज रहे, सभी वर्गों के लोग जो है संविधान सभा में रहे। 15 जो है महिलाएं भी संविधान सभा में थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला थी। ये संविधान सभा के 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा। ठीक है, अब जो है चुनाव और परिणाम के बाद जो है बैठक होना है संविधान सभा का। तो बैठक में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसकी बात करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें, इसको लेकर बात करेंगे हम लोग, है ना। 20 नवंबर 1946 को वायसराय का नाम कमेंट करेंगे आप ने, कौन वायसराय थे उस समय, निर्वाचित सदस्यों को या निर्वाचित प्रतिनिधियों को संविधान सभा के प्रथम बैठक, कब होना था प्रथम बैठक, 9 दिसंबर को, है ना, हेतु आमंत्रित किया। और प्रथम बैठक हुआ ऑर्गेनाइज। तो प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ इसको देखेंगे। 211 सदस्य जो है उपस्थित रहे, है। 296 सदस्य चुने गए थे, बाकी तो देसी रियासतों के जो पद थे वो खाली ही थे, लेकिन 211 सदस्य उपस्थित रहे। दूसरा, मुस्लिम लीग ने जो है इसका बहिष्कार किया।
मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसी को लेकर जो है चर्चिल ने कमेंट किया था, याद रखेंगे इस कमेंट को भी। चर्चिल कमेंट क्या किया था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो पूछता है, चर्चिल का कमेंट था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है ना। तो चर्चिल ने कमेंट किया तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, लेकिन इस समय जो है अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष चुनने का काम किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सवाल पूछता है कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पे अध्यक्ष चुना गया था? क्या वे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे? तो क्या आधार था? क्या वो ज़्यादा धनाढ़ थे? आधार क्या बनाया गया? तो आधार बनाया गया सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। और किस परंपरा के आधार पर? वैसे भारत की भी परंपरा यही है कि जो है कहीं किसी सभा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है किसी वृद्ध व्यक्ति को ही चुना जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति को ही चुना जाता है, लेकिन फ्रांस की परंपरा के आधार पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक और काम हुआ इस समय क्या कि फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। फिर जो है दूसरी भी बैठक होती है 2 दिन बाद ही संविधान सभा की, 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में ही, है ना। और इस समय जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और 2 लोगों को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि अध्यक्ष जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष जो है 2 लोगों को चुना जाता है। एक तो HC मुखर्जी और दूसरा, आई होप कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, VT कृष्णमाचारी। तो दूसरे मीटिंग में यानी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी उपाध्यक्ष थे ये लोग। अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है। उसके बाद से तीसरी मीटिंग भी होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरी बैठक 2 दिन बाद फिर होता है, यानी 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया या रखा, है ना, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। इसमें जो है 8 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद पूछता है 8 अनुच्छेद वाला, या इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे, ध्यान रखिएगा। इसको जो है संविधान सभा के द्वारा पढ़ा गया, समझा गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना,
ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसका आधार बना। लिखेंगे यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका का आधार बना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उद्देशिका का आधार क्या था। ठीक है, तो ये 3 बैठक महत्वपूर्ण रूप से आपको जानने हैं। अब जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है ना। और इसमें जो है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना है हम लोग को कि भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसने जो है संविधान सभा को प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान। तो कुछ लोग जो है भारत में जो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें चुनकर आए थे पाकिस्तान के लोग, वे चले गए पाकिस्तान में। तो फिर सदस्यों की संख्या में क्या बदलाव हुआ, क्या कमी हुई, इसको जानेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि संविधान सभा जो है संप्रभु बन गई। कहने का मतलब है कि अब इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं रहा। जो भी पुराने नियम थे, विधियां थी, उसको वो खत्म कर सकती थी, है ना, उसमें फेरबदल कर सकती थी, अपने हिसाब से जैसे चाहे वो संविधान को क्या कर सकती थी, बना सकती थी। ब्रिटिशर्स का कोई भी जो है अधिकार, अधिपत्य, प्रभाव इस पे नहीं रहा। क्लियर? तो संविधान सभा संप्रभु बन गई। कहने का मतलब है पुराने विधियों का संशोधन, है ना, समापन कर सकती थी अपने हिसाब से। संविधान का निर्माण कर सकती थी जैसे चाहे वैसे, किसी का कोई आधिपत्य नहीं रहा। क्लियर है? दूसरा याद रखिएगा, संविधान सभा जो थी वो विधायिका भी बन गई। विधायिका संसद की तरह भी कार्य करने लगी, बन गई। भाई शासन प्रशासन को कौन देखेंगे, तो वही देख रहे थे, है ना। 2 कार्य हो गए, 2 कार्य संविधान सभा के कार्य। एक तो हो गया संविधान बनाना, एक कार्य हो गया। दूसरा जो है विधायिका के तौर पे कार्य रहा, संसद के रूप में, शासन प्रशासन। ठीक है, इसके अध्यक्ष तो हम अवगत हुए हैं अभी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कब इनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अस्थायी अध्यक्ष बने? तो 11 दिसंबर 1946 को बने, है ना। उस समय 2 लोग उपाध्यक्ष बने थे, जान चुके हैं। और जो विधायिका जो संसद थी, इसके अध्यक्ष की बात करें हम लोग, पूछा है क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर।
कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो है क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों में परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ, अभी कुल सदस्य कितने बचे? चूंकि भारत का विभाजन हो गया ना, तो आप अवगत हैं भारत के विभाजन को लेकर। ये जो है ये हिस्सा बांग्लादेश और पंजाब वाले बात किया जाए तो पूर्वी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना, तब पूर्वी हिस्सा जो था ये पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और पंजाब का पश्चिमी हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया है ना। तो जो है और भी क्षेत्र गए। यदि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम का वीडियो आपने देखा होगा तो आप अवगत होंगे। तो कुल सदस्य जो है इसके 299 हो गए, जिसमें आई होप कि आप देख पा रहे होंगे नीचे 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के और 70 जो है देसी रियासतों है ना। तो 299 सदस्य इनके इसके हो गए संविधान सभा के, 229 ब्रिटिश भारत के और 70 जो है देसी रियासतों के। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पे प्रभाव पड़ा। उसके बाद सबसे अंत में जैसे मैंने बताया कि भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कैसे संविधान सभा में सम्मिलित हुए, इसकी बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको जो है भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम चुनाव जो है कहां से ये जीते थे, तो पूर्वी बंगाल, मैंने बताया ना कि पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में कर दिया गया 1947 के अधिनियम में, जब देश का बंटवारा हुआ। तो पूर्वी बंगाल से जो है जीते, और यह जो था पाकिस्तान में शामिल हो गया बंटवारे के बाद। तो फिर जो है ये तो सदस्य रहे नहीं संविधान सभा के, भारत का जो संविधान सभा है, पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य हो सकते थे, लेकिन वहां जाना इन्होंने अनुचित समझा, वहां ये नहीं गए। ठीक है, और ये जो है फिर भारत के संविधान सभा का सदस्य इनको कैसे बनाया जाए, इसके लिए भारत के नेता लोग परेशान हो गए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर यदि भारतीय संविधान सभा में नहीं तो भारत का संविधान बनाना उतना सरल नहीं था, उतना आसान नहीं था, नहीं हो पाता है ना, क्योंकि विश्व स्तर के विद्वान थे, ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थशास्त्रिक रूप से बात किया जाए और कानून की बात किया जाए तो महान ज्ञाता थे, महान विद्वान थे। आज जो है विश्व के तमाम देशों में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को रखकर जो है लॉ की पढ़ाई कराई जा रही है, कानून की शिक्षा जो है वहाँ के वकीलों को जो है और जजों को दी जा रही है। एक आइडियोलॉजी के रूप में इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने न्यायिक चीज को इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया। तो जो है प्रथम चुनाव पूर्वी बंगाल से जीते थे और पाकिस्तान में वो शामिल हो गए। तो फिर जो है इनको संविधान सभा में लाने के लिए बंबई की जो पूना सीट है, बंबई की पूना सीट को रिक्त किया गया, रिक्त की गई। और किसने रिक्त किया? M.R. जयकर ने, ध्यान रखिएगा, M.R. जयकर ने सीट खाली की, है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया और पुनः वहां पे जो है उपचुनाव हुआ, पुनः उपचुनाव द्वारा
डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। और जो है ये संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे और इनका विशेष योगदान रहा भारतीय संविधान को प्रारूप एक स्वरूप देने में, उसको बनाने में। इसीलिए इनको जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। धन्य है ये भारत भूमि जहां इनके जैसे विद्वान पैदा हुए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।